सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज मैंने जो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया हूँ वो वाक्य ये है कि कुछ कंपनियों के स्टॉक केवल लाभांश के दृष्टिकोण से पोर्टफोलियो में होने चाहिए। सम कंपनी स्टॉक शुड बी इन पोर्टफोलियो ओनली फ्रॉम डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ दोस्तों, इस वाक्य में आज और कई इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं या रहते हैं कि डिविडेंड वाले स्टॉक कितना होना चाहिए एक पोर्टफोलियो में। तो ज्ञान वार्तालाप में दोस्तों आज ये भी आप मालूम कर लेंगे, आपको ये भी जानकारी या ज्ञान होगा कि कौन सी पॉइंट, एक आध दो एग्जाम्पल भी दूंगा। ऐसे तो मैं जब कहीं ना कहीं इस तरह का वाक्य लिखता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे कमेंट में आ ही जाते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स या लोगों का बहुत ही अच्छा मतलब ज्ञान उनका भी रहता है, जागरूक रहते हैं कि कौन कौन से अच्छी कंपनियां जो डिविडेंड देती हैं। तो चलिए फिर आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूँ कि कुछ कंपनियों के स्टॉक केवल लाभांश के दृष्टिकोण से पोर्टफोलियो में होने चाहिए। पहले ये आप समझ लीजिए दोस्तों कि एक डिसेंट पोर्टफोलियो जो होता है उसमें मैक्सिमम या मिनिमम या कितने कंपनियां होनी चाहिए वो पॉइंट, या आपका कितना पोर्टफोलियो का अमाउंट कितने का है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका 25 कंपनियों का अगर पोर्टफोलियो है तो उसमें कम से कम दोस्तों पाँच कंपनियां ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे से अच्छे डिविडेंड देते हैं। तो आपको 20 कंपनियां भले हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड हो, कैपिटल एप्रिसिएशन वाले हो, इस पर आपका फोकस होना सही है और राइट, हर तरह से राइट पॉइंट है। लेकिन 5 कंपनियां, अगर आपका 25 कंपनियों का पोर्टफोलियो तो 5 कंपनियां कम से कम आपके पास इतना होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ वो डिविडेंड के हिसाब से ही वो शेयर्स हो। आप उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन ना करें। हाँ, ये भी ध्यान दीजिए वो दोस्तों, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनियां या डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं दोस्तों, होता क्या है अक्सर कि डिविडेंड के आने तक या होने तक, जब तक अकाउंट में पहुंच जाए उसके बाद अक्सर क्या होता है कि एक्स डिविडेंड के डेट के बाद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाली हो जाती है। अब जिन्होंने मान लो डिविडेंड के लिए 1 या 2 लाख का इन्वेस्ट किए, इसलिए क्योंकि उसमें उनको 5,000 10,000 का डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अब होता क्या है कि चलो 2 लाख का इन्वेस्ट कर दिए और बाद में होता क्या है कि भाई 5,000 10,000 का डिविडेंड पाने के चक्कर में फिर कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होकर वो कैपिटल डिप्रिसिएशन होने लगता है। तो वहाँ पर कैपिटल का ये बात हुआ कि आपने 2 लाख तो इन्वेस्ट किया, लेकिन नेक्स्ट डिविडेंड डेट के बाद पता चला कि वो 2 लाख का अमाउंट का जो आपने इन्वेस्ट किया है वो 1,80,000 या 1,75,000 की तरफ पहुँच गया है। तो उसके लिए आपको कैसे चलना चाहिए दोस्तों, इस पर आपका विशेष ध्यान हो कि 5 कंपनियां, जैसे मैंने कहा ना, अगर आपका 25 कंपनियों का पोर्टफोलियो है तो 5 कंपनियां सिर्फ आप डिविडेंड के लिए रखें। उसी हिसाब से अगर आपके पास 50 कंपनियों का पोर्टफोलियो है तो 10 कंपनियों का ही आपके पास ओनली डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हाँ दोस्तों, इस पर आपका विशेष ध्यान हो, क्योंकि अगर अमाउंट बड़ा है, हमारा पोर्टफोलियो का अमाउंट काफ़ी बड़ा है, तो उसमें 50 कंपनी भी हो तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उसमें आपका 10 कंपनियों का समावेश तो कम से कम, जैसे मैंने अभी कहा, कि डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो डिविडेंड क्या है भाई, चलो ठीक है, एक डिविडेंड का भी अपना एक थॉट होना चाहिए, एक जैसे हम कहते हैं ना, एक प्लान होना चाहिए कि हमें मार्केट से जो अच्छी कंपनियां हैं उसका डिविडेंड ही हमें आना चाहिए। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अच्छे से अच्छे डिविडेंड देते हैं, ये तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पहले से ही मालूम है। फिर भी मैं 2-4 कंपनियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको उन्हीं बातों को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और मैंने कहीं ना कहीं एक ऑडियो बनाया भी था पहले भी कि कौन कौन से कंपनियां हैं जो अच्छी डिविडेंड भी देते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कौन सी कंपनियां हैं जो अच्छे से अच्छे डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड देने में देखिए दोस्तों, कोल इंडिया है, ये तो आप जानते ही हैं, कोल इंडिया का डिविडेंड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब कैपिटल एप्रिसिएशन वहाँ एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन हाँ डिविडेंड तो मिलता है। वैसे ही कॉलगेट कंपनी देख लीजिए, वो भी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। साल में 1 से 2 बार या कई बार ऐसा भी हुआ कि साल में 3-3 बार भी डिविडेंड दिए।
तो जैसे ये हो गया, ब्रिटानिया कंपनी हो गई जो वेल नोन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। तो इस तरह की कंपनियां दोस्तों जो खास करके डिविडेंड देते ही हैं, लेकिन उसके लिए आप वो पर्टिकुलर स्टॉक जो आप रखते हैं उसमें आप ये आशा मत करिए कि ये मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन देगा। अब आप ही के सामने उदाहरण है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भाव आप देखिए पिछले 6 महीने से 2400 रुपये से लेके 2600 के बीच में चल रहा है, 2400 से लेके 2600 के बीच। अब जिस किसी ने 6 महीने पहले भी लिया है, तो किसी ने 2500 में भी लिया हो, तो वो आज देखते हैं कि क्या फ़ायदा, यहाँ तो कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन हो नहीं रहा है। तो ऐसी कंपनियों का विशेष रूप देखा गया है दोस्तों कि एनुअली वो 12 से 15% का रिटर्न तो देते ही देते हैं। हाँ, ये भी बात है दोस्तों, कम से कम मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ कि जो कंपनियाँ इस तरह के रहे हैं तो कम से कम 12% to 15% के आसपास कैपिटल एप्रिसिएशन देते हैं, मिनिमम मैंने कहा। और फिर बाद में वो नीचे आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे उनका डिविडेंड पे आउट हो जाता है, तो जो लोग मतलब लाखों में इन्वेस्ट किए रहते हैं वो सारा पैसा अपना निकाल लेते हैं। इस चक्कर में होता क्या है दोस्तों, शेयर्स का भाव फिर से नीचे आ जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ ऐसे ही होता है। लेकिन हमें पोर्टफोलियो ऐसा रखना चाहिए दोस्तों जो सदैव हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी मेंटेन रहे, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी मेंटेन रहे, और फ्यूचर में हमें डिविडेंड भी आता रहे। तो हमारा कम से कम टारगेट इतना होना चाहिए मिनिमम कि कम से कम 10,000 से लेके 15,000 कम से कम एनुअली हमें डिविडेंड आना चाहिए। ये मिनिमम वाली बात किया मैंने दोस्तों। कुछ ऐसे स्टॉक लेना चाहिए जो साल भर में या उतना नंबर आपके पास हो जिससे कि साल में कम से कम 10 से 15,000 का आपके पास डिविडेंड आए। ओनली 10 टू मिनिमम मैंने कहा दोस्तों 10 to 15,000, हाँ उस तरह से। और ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करके सिर्फ ये सोचिए कि मैंने इसको डिविडेंड के लिए रखा है, न कि ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है। तो उस हिसाब से वो शेयर आपके पास रहेगा, क्योंकि आपने पहले से मानसिकता बना लिया है कि ये 5 कंपनियां जो हैं, 5 कंपनी या जैसे मैंने कहा 10 कंपनी, डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है या कितना आपके पास नंबर ऑफ कंपनीज हैं। तो जिस हिसाब से मैंने कहा अगर आपके पास 50 कंपनियों का भी अगर पोर्टफोलियो है तो कम से कम 10 कंपनियां ऐसी होनी चाहिए जो ओनली फॉर डिविडेंड पर्पस के लिए है और कुछ नहीं। उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, साल में जा रहा है ऊपर या नहीं जा रहा है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। उससे हमें ये कंसर्न है कि भाई हम जो इन्वेस्ट किए हैं वो सिर्फ डिविडेंड देने के लिए और कुछ नहीं। तो बाकी हाँ, जैसे मैंने अभी उदाहरण में कहा दोस्तों कि 25 कंपनियों का अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो उसमें 20 कंपनियां तो आप कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करिए ना, वो तो अपनी जगह सही है। लेकिन 5 कंपनियां ऐसा होना चाहिए सिर्फ जो आपको डिविडेंड दे। तो इससे क्या होगा कि वो 5 कंपनी का स्टॉक ज़्यादातर स्टेबल रहेगा दोस्तों। अक्सर देखा गया है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनियां या बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी हैं, उसके शेयर्स के प्राइस ज़्यादा गिरते या बढ़ते नहीं हैं, वो एक लेवल पे चलते हैं। कभी वो 2% 5% बढ़ गया या कोई टर्निंग न्यूज़ आ गया, पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, तब वो चलते और दौड़ते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ कंपनियां जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, तो कई लोगों ने जो बड़ा होल्डिंग लिया है तुरंत वो निकल जाते हैं। जब वो सारा बेचते हैं तो प्राइस एक लेवल तक ही घूम पाता है पूरे साल भर। ऐसे तो आप ही देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री आप देख लीजिए, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन हो क्या रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन वहाँ मिल ही नहीं रहा है, डिविडेंड जो आया सो आया। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ कंपनियों में क्या है, फ्यूचर ऑप्शन और बहुत सारी कंपनियां और उदाहरण हैं जो बढ़ते हैं लेकिन एक लेवल तक जाकर फिर से नीचे हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मार्केट में पेशेंस जैसे आप कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखते हैं, वैसे पेशेंस आपको डिविडेंड के लिए भी रखना चाहिए दोस्तों। हाँ, आप ये तो नहीं है कि डिविडेंड प्रति माह आपको आएगा। डिविडेंड तो भाई 3 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीने में जो कंपनी या एनुअली या जो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, कोई इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड देने में जैसे आपको उदाहरण अभी दिया, कोलगेट कंपनी है, जैसे कोल इंडिया है, तो कुछ उनमें बातें आ गई, चलो ठीक है। वैसे हम एनटीपीसी या कोई भी उदाहरण लेते हैं, कंपनियां जो डिविडेंड देते हैं, और मोस्टली गवर्नमेंट के स्टॉक में डिविडेंड पे आउट तो रहता ही रहता है दोस्तों, ये बात अपनी जगह है।
तो और प्राइवेट सेक्टर में भी कई कंपनियां हैं जो एक्सेप्शनली डिविडेंड देते हैं, लेकिन वो कैजुअली या कभी साल 2 साल 3 साल में ऐसी बात होती है। तो कुल मिला के यही कहना है दोस्तों कि यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड वाली बातें सीमित रूप में, या जैसे मैंने अभी कहा ना 5 कंपनी से 10 कंपनी बस। अगर 50 कंपनियों का आपके पास पोर्टफोलियो है तो नेचुरली 50 कंपनियों का मतलब यही होगा कि आपका कम से कम मेरे हिसाब से वो करोड़ों में होना चाहिए पोर्टफोलियो। हाँ, तभी वो 50 कंपनियां होना जस्टिफाइड है। हाँ, लेकिन अगर मेरा 5 लाख या 10 लाख का है पोर्टफोलियो, तो उसमें 4-5 कंपनियां, भाई चलो ठीक है 25 कंपनी है तो हमारा 5 कंपनी जो है वो सिर्फ डिविडेंड के लिए है, और बाकी 20 जो कंपनियां हैं वो कैपिटल एप्रिसिएशन के पॉइंट से या ग्रोथ ओरिएंटेड टर्म से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बस, तो यही बात था दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात को आपने, इस पॉइंट को भी आपने समझ लिया होगा। हाँ, लेकिन इसमें आपको कुछ बातें और भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो लिमिटेड रेंज में उनका पोर्टफोलियो रहता है, जैसे 2 लाख का है, 3 लाख का है, उससे एक लिमिटेड रेंज में होता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है दोस्तों। जैसे मैं कहता हूँ ना, इन्वेस्टमेंट करने की भावना बड़ी बात है, अमाउंट की बड़ी बात नहीं है। आप इन्वेस्ट करते हैं वो बड़ी बात है, बड़ा रकम छोटा रकम ये बात बड़ी नहीं होती। आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, भाई हमें इतना सैलरी है, चलो हमने 25,000 की सैलरी है तो 2 या 3,000 रुपये का वही स्टॉक खरीद रहे हैं जो हम डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं। हाँ, ऐसे भी आप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे डिविडेंड देने वाली कंपनियां, मान लो जैसे अभी मैंने उदाहरण में लिया, कोल इंडिया है, कोलगेट है, या HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और यही सब उदाहरण में जैसे मैंने आपसे कहा अभी। तो इन कंपनियों का आपको समावेश रखना है या डिविडेंड पाना है, तो कुछ लोगों का क्या स्ट्रेटेजी होता है कि जैसे डिविडेंड डिक्लेयर होने की बात मार्केट में आ जाता है तो उस डेट से पहले जमा करना शुरू कर देते हैं। तो जमा करना अपनी जगह जस्टिफाइड है, लेकिन फिर ये भी सोच कर चलना चाहिए कि भाई अगर हम जमा कर रहे हैं तो एक SIP फॉर्म में भी अगर आप जमा कर रहे हैं डिविडेंड वाली कंपनियां, तो वो भी एकदम सही आपका कदम है, क्योंकि उसमें आपका विचारधारा या आपका प्लानिंग किस लिए है, क्योंकि वो डिविडेंड के लिए है। तो आप प्रति माह जैसे 1 से 2 कंपनियां या मैक्सिमम 3 कंपनियों का ही समावेश करें प्रति माह, कि भाई चलो हम जैसे हमने पावर ग्रिड को ले लिया या पावर फाइनेंस कंपनी को ले लिया, वो सिर्फ डिविडेंड के लिए लिया है और कुछ नहीं। वहाँ हमें कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए। तो डिविडेंड तो मिलेगा 6 महीने या साल भर में, तो कोई बात नहीं। तो इसी के साथ साथ क्या हो रहा है दोस्तों, आपके पास धीरे धीरे वो शेयर्स जमा हो रहे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और वो भविष्य में ग्रो जरूर करेंगे। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि 4 साल 5 साल में आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। हाँ, ये भी बात सत्य है दोस्तों, समय के साथ साथ हर कंपनी में जब प्रॉफिट लगातार बढ़ता जाता है, भाई कौन सी कंपनियां डिविडेंड दे रही है, जिसका नेट प्रॉफिट अच्छा है और प्रॉफिट पे प्रॉफिट उनका बढ़ता जा रहा है, तभी वो डिसाइड करती है ना कि हमें डिविडेंड देना है। डिविडेंड देने की पॉलिसी तो मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका नेट प्रॉफिट या बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन वो डिविडेंड नहीं देते हैं, तो उस पर कोई कुछ कर नहीं सकता, वो मैनेजमेंट की पॉलिसी है। हो सकता है वो पॉलिसी उनका एक्सपांशन प्रोग्राम का हो या कंपनी को और आगे पूर्ण रूप से नंबर ऑफ कंट्रीज़ में बढ़ाना हो, तो इसलिए वो 1 2 3 साल तक नहीं डिविडेंड दे पाते हैं। और बाद में कभी कभी कंपनी अच्छी से अच्छी कंपनियां भी, कभी कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि कुछ साल तक नहीं दे पाए डिविडेंड, क्योंकि उनका ओवरहेड्स खर्चा बहुत ज़्यादा था। उदाहरण के तौर पे दोस्तों टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स 3 से 4 साल कभी डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन इस बार डिविडेंड आया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कंपनी नेट प्रॉफिट या प्लस पॉइंट पे जाएंगे तो निश्चित रूप से वो डिविडेंड देंगे ही देंगे, बशर्ते कि कंपनी का मैनेजमेंट इस बात पे फॉलो करे कि हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए डिविडेंड, क्योंकि जो लाभांश है, जो डिविडेंड का भाग, वो भी हमारे भागी हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए कंपनी आगे जा रहा है। शेयर होल्डर्स को पूर्ण रूप से वो हक और वो डिविडेंड मिलना ही चाहिए। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट और उनकी पॉलिसी पर।
तो मैंने जैसे अभी कहा दोस्तों कि कुछ कंपनियों का आप सिर्फ SIP करिए, लेकिन वो SIP किसके लिए कर रहे हैं? ओनली फॉर डिविडेंड पर्पस, और कोई नहीं। आपको उसमें से डिविडेंड पाना है या कमाना है। आप भले दो दो या तीन तीन, जैसे मैंने अभी उदाहरण में कहा, पावर फाइनेंस है, पावर ग्रिड है, कोल इंडिया है, तो ऐसे शेयर्स को आप दो दो तीन तीन जोड़ते जाइए ना हर महीने, क्योंकि ये शेयर्स महंगे भी नहीं हैं, 200 300 500 के तो अंदर ही है ना। तो उस तरह के शेयर्स को आप ले सकते हैं। तो उस तरह से आपको जमा करना चाहिए। जमा करने का उद्देश्य क्या है? कि हमारा वेल्थ बनेगा भविष्य में और डिविडेंड भी आता रहेगा। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा दोस्तों कि कम से कम डिविडेंड आपका 10 से 15 हज़ार सालाना मिनिमम आना चाहिए। ऐसे मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों जिनका लाखों और करोड़ों में सिर्फ डिविडेंड आता है। हाँ, ऐसे भी हैं, क्योंकि उनका कई करोड़ों में इन्वेस्ट है, बड़े बड़े हैवी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट है, तो उस हिसाब से डिविडेंड भी तो लाखों में ही आएगा। तो क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो जब नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो नेचुरली डिविडेंड भी उतना ही ज़्यादा आएगा। तो आपको मेरे हिसाब से, उम्र के हिसाब से भी मैं चलते चलते ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका उम्र 55 या 60 के ऊपर वाला उम्र में है आप, यानी आपका एज अगर 60 प्लस है या 55 प्लस की तरफ है, तो मोर एडवाइजेबल ये है कि कुछ स्टॉक सिर्फ डिविडेंड के लिए ही आपके पास होना चाहिए। क्योंकि डिविडेंड भाई समय के साथ साथ खर्चे बढ़ते हैं, भविष्य में महंगाई बढ़ेगा, तो डिविडेंड अगर आपका 5 10 15 हज़ार एक साथ जब आएगा तो कहीं ना कहीं आपके उस खर्चे को या कोई आपके पर्पस को पूरा करेगा। तो आप ऐसे शेयरों को भी जमा करिए जो केवल डिविडेंड ही अच्छे से अच्छा देता है। और जो मैंने नाम आपको पहले ही बता दिए इस ऑडियो में, तो उस पर आप ध्यान दीजिए और उसको आप SIP फॉर्म में जमा करते जाइए। हाँ, लेकिन उद्देश्य उसका कैपिटल एप्रिसिएशन कम होगा, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि भाई ये डिविडेंड में ये क्यों शेयर जमा कर रहा हूँ? मैं जमा कर रहा हूँ ओनली फॉर वन पर्पस कि साल में मुझे 10 15 20 हज़ार रुपये का डिविडेंड तो आए कम से कम। इस उद्देश्य से आप उसमें जमा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ऐसे शेयरों को आपको रखना है। और नो डाउट जब आपका कैपिटल एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा हो तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग भी किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उद्देश्य दोबारा ये हो कि जब भी वो शेयर कभी नीचे आया, शेयर प्राइस उसका नीचे आया, तो जितना आपने शेयर्स बेचा है उतना ही शेयर्स वापस खरीद लिया जाए। क्योंकि आपका उद्देश्य डिविडेंड रेगुलरली आपको साल में जैसा है आना चाहिए, वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है और वो सदैव कायम रखना है। तो दोस्तों, मानता हूँ मेरी बात आपने सरल रूप में समझ लिया होगा जो मैं आज आपको कहना चाहता था। कई इन्वेस्टर्स का ये पॉइंट भी था कि पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक होना चाहिए जो डिविडेंड के लिए हो। तो मैं मानता हूँ उनको भी ये ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि मिनिमम कितना हो और कितने तक सीमित हो। तो इस चीज़ को आप फॉलो करें। और कुछ कंपनियां, जैसे मैंने 5 से 10 का एग्जांपल दिया है, तो इतना ओनली फॉर डिविडेंड पर्पस के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बस यही कहना था दोस्तों। और चलते चलते आप तो मालूम ही है आपको, हमारा रेगुलर मेंबरशिप चल रहा है और टचवुड उसमें भी हमारे कुछ ना कुछ इस तरह से नियर अबाउट अब टारगेट अचीव करने ही जा रहे हैं। धीरे धीरे एक एक दो स्टॉक अभी आ रहे हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं मेंबरशिप लेने का। उसी के साथ साथ दोस्तों, अभी जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, 5 नए मल्टीबैगर हाथ में हैं हमारे, और वो ऐसे हैं कि हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड है दोस्तों। ये इस नए 5 मल्टीबैगर स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट हो, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का समावेश हो, क्योंकि ये भविष्य में बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ये जितने भी मल्टीबैगर स्टॉक है सब 100 रुपये से लेके 500 रुपये के नीचे हैं। तो इसमें खूबी इस बात का है दोस्तों कि ये आगे चलकर जो 150 200 250 300 वाले हैं वो आगे चल के 500 600 700 हो जाते हैं। तो यहाँ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन बाकायदा अच्छा मिलता है विद इन ए ईयर्स टाइम। तो ये आप ज़रूर प्लान करिए। तो 5 मल्टीबैगर स्टॉक, और जैसे मैंने कहा कि हमारा प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी टचवुड पॉजिटिवली चल रहा है। और उसी के साथ साथ दोस्तों हमारा बेस्ट SIP स्टॉक का भी काम विषय है जो आप लॉन्ग टर्म वाइज प्लान कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी हमारा है दोस्तों। और ख़ास करके दोस्तों प्लेटिनम स्टॉक ऐसा है दोस्तों जिसमें आपका पेशेंस होना चाहिए। यदि आप बड़ी से बड़ी रकम रखते हैं तो वो सिक्योर्ड और सेफ एरिया होता है। लेकिन हाँ, ये है कि कैपिटल एप्रिसिएशन में समय लगता है।
और कोई कोई स्टॉक देखिए दोस्तों, मैंने पिछली बार मैंने कहा था कि मैं फरवरी में कुछ बातें डिक्लेयर करने वाला हूँ मेरे एक प्लेटिनम स्टॉक के बारे में। मैं फरवरी में उसके बारे में बताऊंगा कि वो स्टॉक था जो अभी हमने जिस भाव में दिया था प्लेटिनम स्टॉक, आज उसमें मोर देन 60% एप्रिसिएशन है दोस्तों। 60%, जो मैं लगभग मैं कहूँगा कि 6 महीने पहले जो दिया था वो आज की तारीख में मोर देन 60% एप्रिसिएशन है। तो बस यही कहूँगा कि प्लेटिनम स्टॉक में भी आप प्लान कर सकते हैं, बशर्ते आप में पेशेंस हो और इस तरह से आप उसमें भी पैसा ज़रूर बनता है। तो इन सभी संबंधित बातें जो मैंने आपको जितने सर्विसेज के बारे में कहा, आप उससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।